Welcome back to GS Quick Learning and the topic is fringe benefits. So let's we discuss कि fringe benefit क्या होता है. A compensation that on employer receive outside of their standard salary or wage. So firstly जो employees होता है, जो worker होते हैं, काम करते हैं, okay, organization के, उनको काम के बदले में something consideration के रूप में क्या मिलता है? सैलरी मिलती है, wages मिलते हैं, okay. तो वो तो होता है सैलरी जो स्टैंडर्ड उसने फिक्स किया हुआ है पहले से कि वो इतना काम करेंगे, उसके अकॉर्डिंग उनको ये जो पर मंथ और पर जो भी पीरियड के बाद उनको सैलरी मिलेगी, क्लियर, और डेली वेजेस मिलेगा. तो उसके एडिशन में उसको कुछ देना, सैलरी के आउटसाइड में उसको कुछ देना, उसको हम कहते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स. ओके, तो क्या है? Additional compensation provided to employee above and beyond on agreed upon wages और सैलरी. तो additional compensation होता है जो wages एंड सैलरी के above है और beyond है, उसके ऊपर कुछ और देना, additional देना, उसको हम कहते हैं fringe benefits. क्लियर? तो इससे क्या होगा? बेसिकली एम्प्लॉयर जो है वो मोटिवेट होंगे, ओके, वो और अच्छे से काम करेंगे, परफॉर्मेंस और अच्छे से देंगे बिकॉज उनको कुछ एडिशन मिल रहा है. क्लियर? तो ये होता है फ्रिंज बेनिफिट्स. एग्जाम्पल कौन सी होती हैं? जैसे मेडिकल हो गया, डेंटल हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस हो गया, रिटायरमेंट कंट्रीब्यूशन हो गया, पेंशन हो गया, ग्रेजुटी हो गया. तो ये सब आते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स, जो हम डिस्कस करेंगे आगे टाइप्स में कि कौन कौन से होते हैं. क्लियर? अब हमारे पास है द ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्रिंज बेनिफिट्स. कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं, क्या क्या पर्पस हैं फ्रिंज बेनिफिट्स के? बिकॉज जो फ्रिंज बेनिफिट्स जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है वर्कर को, उसके पीछे कुछ तो पर्पस होगा, कोई तो उनका फ़ायदा होगा कुछ तो कौन सा जो ऑब्जेक्टिव है, क्या उद्देश्य है, क्यों, किस पर्पस के लिए वो प्रोवाइड करते हैं? फर्स्ट हमारे पास है टू रिटेन द टैलेंटेड पर्सनल इन एन ऑर्गेनाइजेशन. सो द पर्सनल क्या होता है? पर्सनल मीन्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. जैसे जो और वर्कर्स हो गए, ह्यूमन बींग्स जो भी काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम कहते हैं पर्सनल. क्लियर? तो उनको जो टैलेंटेड पर्सनल है, जो जिनके पास टैलेंट्स है, एबिलिटीज़ हैं, अच्छी काम करने की स्किल्स हैं, उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन कर रखना कि कहीं वो और किसी ऑर्गेनाइजेशन में ना चले जाए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर किसी और में ना जाए. क्लियर? तो उनको रिटेन करना, उस पर्पज़ के लिए जो फ्रिंज बेनिफिट्स हैं उनको प्रोवाइड किए जाते हैं, सो दैट कि वो सेटिस्फाई फील करें यहाँ पर. उसके बाद हमारे पास है सेकंड, टू मेंटेन साउंड इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप. तो इंडस्ट्री में जो भी वर्कर काम करते हैं उनमें आपस में साउंड अच्छा रिलेशनशिप होगा, तभी वो अच्छे से काम कर पाएंगे. अगर कन्फ्लिक्ट अराइज होंगे तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे. तो वो सब मेंटेन करने के लिए कि उनमें अच्छा रिलेशन हो, कोऑपरेशंस हो, तभी जो फ्रिंज बेनिफिट्स ये प्रोवाइड किए जाते हैं. थर्ड हमारे पास इसका ऑब्जेक्ट है to identify unsatisfied needs of an employee and convert this into satisfying needs by utilizing appropriate step. तो फर्स्टली इसमें क्या करते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, उनके जो नीड्स है वो जो नहीं सेटिस्फाई हो रही हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन की ओर से, और उनको सेटिस्फाई करने के लिए उनको जो फ्रिंज बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं कि सो दैट कि उनके जो नीड्स हैं, जो उन्हें चाहिए, वो फुलफ़िल हो सके. अगर उनकी नीड्स फुलफ़िल हैं, वो सेटिस्फाई हैं प्रॉपर, तो वो कहीं छोड़कर नहीं जाएंगे, वो और अच्छे से काम करेंगे, अपनी परफॉर्मेंस और अच्छे से देंगे, इन्हांस होगी उनकी परफॉर्मेंस. तो ये भी एक पर्पस होता है फ्रिंज बेनिफिट प्रोवाइड करने का. क्लियर? ओके, उसके बाद हमारे पास फोर्थ पॉइंट है इसके पर्पस में, टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी ऑफ employed during old age by providing PF, gratuity and pension. सो उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जब वो ओल्ड एज हो जाते हैं, जब वो रिटायर हो जाते हैं, तो उनके बाद उनके इनकम का सोर्सेस नहीं होता, तो उसके बाद उनकी इनकम का सोर्सेस प्रोवाइड किया जाता है. जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया, ग्रेजुटी हो गया, पेंशन लगा देनी. तो ये सब जो इसमें फ्रिंज बेनिफिट्स में आता है. क्लियर? तो ये भी एक पर्पस होता है कि उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना.
उसके बाद हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है इसके ऑब्जेक्टिव का, टू इंश्योर कोऑपरेशन लॉयल्टी एंड फेथफुल ऑफ अमंग एम्प्लॉय। अगर हम एम्प्लॉय को प्रॉपर उनका सेटिस्फाई करेंगे उनकी नीड्स को, तो उससे क्या होगा, वो कोऑपरेशन के साथ काम करेंगे। ओके, तो ये इंश्योर किया जाता है यहाँ पर कि वो कोऑपरेट करें एक दूसरे से, लॉयल रहे पूरा अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ, पूरी फेथफुलनेस के साथ रहें। इसमें कि ट्रू एंड फेयर व्यू के साथ काम करे रहें, यहाँ पर कोई मतलब उनका ट्रस्ट जो है वो ब्रोकन ना हो। क्लियर, तो वो अच्छे से काम कर, तो ये सब इंश्योर करता है। तो ये सब पर्पज़ के लिए जो फ्रिंज बेनिफिट्स है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो फ्रिंज बेनिफिट क्या था, एडिशनल कंपनसेशन बियॉन्ड द सैलरी और वेज। क्लियर, उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर टाइप्स ऑफ फ्रिंज बेनिफिट्स की, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं फ्रिंज बेनिफिट्स की, किस किस तरह का होता है फ्रिंज बेनिफिट्स। फर्स्ट हमारे पास है एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी। तो एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी एज अ फ्रिंज बेनिफिट्स होता है। यहाँ पर हमारे पास जो है टाइप लिखी हुई है फॉर एग्जांपल में, कि इसमें क्या क्या आता है, क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अपने एम्प्लॉयर को, अपने पर्सनल को, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को। क्लियर, जैसे हो गया फर्स्ट, लीव ट्रैवल पे की जाती है, उनको ओवर टाइम पे किया जाता है। लीव फॉर मैटरनिटी जो है वुमेन को दी जाती है। ऐसे जो वुमेन जो रहती है वो प्रेग्नेंट्स होती हैं, तो उन्हें जो है 6 मंथ की जो लीव दी जाती है उनमें भी उनको पे किया जाता है। तो ये होता है लीव फॉर मैटरनिटी। क्लियर, हॉलीडेज पे करना, जॉब टू सन एंड डॉटर ऑफ एन एम्प्लॉय। अगर जो एम्प्लॉय है वो किसी कारण जो उसकी डेथ हो जाती है, अगर रिटायर हो, तो उसके बाद उनको जॉब, उसके जो सन और डॉटर जो भी होगा उनको जॉब प्रोवाइड करना। ओके, तो ये सब होता है एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी। तो ये भी एक फ्रिंज बेनिफिट्स होता है। उसके बाद सेकंड टाइप हमारे पास टू हेल्थ प्रोडक्शन, जहाँ पर जो है हेल्थ प्रोडक्शन प्रोवाइड की जाती है एम्प्लॉयर को एज अ फ्रिंज बेनिफिट। जैसे एक्सीडेंट इंश्योरेंस करवा दिया उनका, लाइफ इंश्योरेंस करवा दिया उनको, मेडिकल केयर दे दी उनको, सिक बेनिफिट्स प्रोवाइड करा दिए, सिक लीव देगी उनको, हॉस्पिटलाइजेशन का जो भी खर्चा था वो ऑर्गेनाइजेशन पे करेगी। तो एज अ बेनिफिट ये भी जो है उनको एडिशनल कंपनसेशन होता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस उनको दे दिया। तो ये सब आता है हेल्थ प्रोटेक्शन में एज अ फ्रिंज बेनिफिट्स। ठीक है, उसके बाद हमारे थर्ड टाइप है इसमें फॉर ओल्ड एज पेंशन एंड रिटायर। तो इसमें क्या है, उनको ओल्ड एज जब वो होते हैं, जब रिटायर हो जाते हैं, तो उनके बाद उनको बेनिफिट दिए जाते हैं, जैसे पेंशन दे दी, ग्रेजुटी देगी, प्रोविडेंट फंड दे गए, मेडिकल बेनिफिट देगी, और वही वो जॉब एंड सन उसके डॉटर और सन जो भी होगा उनको जॉब प्रोवाइड कर दी। अगर जो एम्प्लॉय है वो किसी कारण के कारण उसकी डेथ हो जाती है, जब रिटायर हो जाता है, तो उनके आगे जो है उनको जॉब दी जाती है। तो ये भी एज अ बेनिफिट्स होता है, जैसे ओल्ड एज रिटायरमेंट। ओके, तो उसके बाद फोर्थ टाइप हमारे पास है लास्ट इसकी फ्रिंज बेनिफिट्स की, वो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, पार्टिसिपेशन एंड स्टिमुलेशन। तो इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, जो एम्प्लॉयर होते हैं उनको एनिवर्सरी अवार्ड्स दिए जाते हैं, एजुकेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, ब्यूटी पार्लर सर्विसेज दी जाती हैं, हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, एंड सेफ्टी मेजर जो होते हैं वो अडॉप्ट किए जाते हैं। सेफ्टी मेजर प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि अगर जो वर्कर काम कर रहे हैं वहाँ पर वर्किंग कंडीशन अच्छी होगी तभी वो सेटिस्फाई होंगे और अच्छे से काम करेंगे। अगर वर्किंग कंडीशन ही अच्छी नहीं है तो वो काम कैसे करेंगे। ओके, तो उनका जो वो रिटेन नहीं रह पाएंगे इस एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको छोड़कर चले जाएंगे। तो ये सेफ्टी मेजर भी उनको प्रोवाइड किए जाते हैं, तो ये एज ए फ्रिंज बेनिफिट माना जाता है इसको। तो ये थे फ्रिंज बेनिफिट्स, उसके ऑब्जेक्ट के क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं एंड उसके जो टाइप्स थे कि किस किस तरह के होते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स। तो इससे क्या होगा, जो फ्रिंज बेनिफिट्स से एडिशनल कंपनसेशन होता है जो प्रोवाइड किया जाता है, उनको मोटिवेट करता है कि वो और अच्छे से काम करे और परफॉर्मेंस को इन्हांस करे, जिससे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल जो है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ होगी। क्लियर, ओके, सो थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।